है एवरीवन। आप सुन रहे कहानी बिलीनियस हार्ड हस्बैंड, जिसे लिखा है दिव्या सिंह चाहत ने। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 6। उस हाथापाई में एक गोली खुद जय को भी लग गई थी और वह वही शांत हो गया था। उस वक्त मुझे लगा था कि मैंने एक राक्षस को इस धरती से हमेशा के लिए मुक्ति दिला दी है, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई थी और उसका खामियाजा मुझे अपनी बेटी और दामाद की ज़िंदगी को खोकर चुकाना पड़ा था। उस वक्त जय को मारने के बाद मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ घर वापस लौट आया था, लेकिन अपनी पत्नी, अपने परिवार को खोकर मैं काफ़ी टूट भी चुका था। मगर जो होना था वो हो चुका था, उसे बदला भी नहीं जा सकता था। इसलिए अपने मन को समझाते हुए अपना पूरा ध्यान मैंने अपनी दोनों बेटियों पर लगा दिया था। उनकी परवरिश, उनके पढ़ाई पर ध्यान देने लगा और देखते ही देखते सारिका और सुलोचना बड़ी होती गई। बचपन से ही सारिका हर मामले में काफ़ी होशियार थी, तो वही सुलोचना थोड़ी मंद बुद्धि की थी। इसलिए आगे की पढ़ाई के लिए सुलोचना मेरे साथ यही मुंबई में ही रह गई, तो सारिका बाहर चली गई थी। इतना कहते हुए जगदीश माहेश्वरी ने अपनी बातों पर एक विराम लगाते हुए सामने बैठी आयत की तरफ देखा, जो इस वक्त उनकी बातों को सुनने के साथ साथ एकटक उन्हें ही देख रही थी। तभी जगदीश माहेश्वरी ने आगे कहा, आज भी उस दिन को सोचता हूँ तो मन जैसे खिल सा उठता है, जब सारिका अपनी पढ़ाई पूरी करके यहाँ हमारे साथ रहने के लिए आने वाली थी। लेकिन उस दिन मेरे पास दोहरी खुशियाँ थीं, एक सारिका के आने की, तो दूसरी खुशियाँ जो मैं उसे देने वाला था। इतना कहते हुए जगदीश जी आयत कर देखते हुए आगे कहा, आयु, आपने मलिक एंड सन्स ग्रुप का नाम तो सुना ही होगा ना। इसके जवाब में आयत ने भी अपनी गर्दन को हाँ में हिलाते हुए कहा, यस, उन्हें कौन नहीं जानता। लेकिन नानू, उनका आपसे क्या कनेक्शन? क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ, बात फैमिलीज़ की क्लोज पार्टी की हो या बिजनेस की, आज तक कभी भी हम लोग का आपस में आमना सामना तक नहीं हुआ है। वो इसलिए आयु बेटा, क्योंकि मलिक एंड सन्स ग्रुप के डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठे आदित्य मलिक के छोटे भाई अद्विक मलिक के साथ मैं आपकी मम्मा का ब्याह करवाना चाहता था। और उस दिन जो दोहरी खुशी की बात कर रहा हूँ ना, वह खुशी भी यही थी। जहाँ जगदीश माहेश्वरी का इतना कहना था कि सामने बैठी आयत की भौवें तन चुकी थी, उसे देख जगदीश माहेश्वरी ने आगे कहा, हाँ, ये सच है। यहाँ तक कि खुद आदित्य मलिक अपने पूरे परिवार के साथ उस दिन माहेश्वरी विला में ही मौजूद था, क्योंकि हम लोग सारिका को ये एक सरप्राइज़ देना चाहते थे। लेकिन घर आते ही सारिका ने खुद हमें ही सरप्राइज़ दे दिया था, क्योंकि घर आते वक्त वो अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ एक नौजवान भी था जो लगभग उसी के हम उम्र का था। उस वक्त उसे देखकर हम लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही सारिका ने बताया कि वो नौजवान दिलीप गुप्ता उसके साथ उसके कॉलेज में ही था, जिसे सुन हमें उतनी हैरानी नहीं हुई थी। लेकिन जब उसने यह कहा कि उसने दिलीप के साथ कोर्ट मैरिज कर लिया है, मुझे एक धक्का सा लगा था। उस वक्त मेरे जहन में बस एक यही सवाल था कि आखिर सारिका को इस तरह से शादी करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई थी। अगर उसे दिलीप से ही शादी करना था तो आकर मुझसे कहा होता। वैसे भी मेरे पास परिवार के नाम पर एक वो और सुलोचना ही तो थे। क्या इन दोनों की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ था? लेकिन सारिका के इस कदम से मैं काफ़ी दुखी था। वही उसके बाद से ही मलिक के साथ भी हमारा रिश्ता टूट चुका था। लेकिन सारिका तो मेरी बेटी थी, मेरा अपना खून थी, फिर मैं उससे कैसे रिश्ता तोड़ सकता था। इसलिए मैंने उसके और दिलीप के रिश्ते को स्वीकार कर लिया। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि सारिका माहेश्वरी विला से दिलीप के घर जाए, क्योंकि दिलीप एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, तो वही माहेश्वरी ग्रुप की पूरी जिम्मेदारी भी सारिका के कंधों पर थी। मैंने तो बस एक छोटा सा स्टार्टअप किया था, लेकिन सारिका ने अपनी मेहनत और होशियारी से उसे कंपनी बना दिया था। तो वही सुलोचना, जिसे बिजनेस की कोई जानकारी नहीं थी, इस वजह से सारिका को अकेले ही सब देखना पड़ता था। फिर ऐसे में वो दिलीप के घर में रहती, उस वक्त मुझे पसंद नहीं आया था। जबकि दिलीप से शादी करने के बाद
बिजनेस के मामले में दिलीप भी उसका पूरा सहयोग करने लगा था, जिसकी वजह से उनका बिजनेस भी जैसे तरक्की के रास्ते पर बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में मेरी चिंता को समझते हुए दिलीप भी सारिका के साथ माहेश्वरी विला में ही रहने के लिए तैयार हो गया था। उसके बाद सुलोचना भी अपनी पसंद के लड़के बसंत अवस्थी से शादी कर माहेश्वरी विला में ही रहने लगी थी। उस वक्त माहेश्वरी विला जैसे खुशियों से भर चुका था, जैसे यहाँ की दीवारें तक मुस्कुरा रही थीं। तभी उन खुशियों में 4 चांद लग गए जब सारिका ने आपको जन्म दिया था। दिलीप की तो जैसे आप में जान बसती थी। वो आपको अपनी तरह नेक और ईमानदार बनाना चाहते थे, लेकिन सारिका, वो आपको खुद की तरह एक सख्त महिला के रूप में आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए देखना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि आप बाकी महिलाओं की तरह ही खुद को अबला समझें और आगे चलकर आपको भी इस समाज में सिर उठाकर चलने के लिए एक मर्द के सहारे की ज़रूरत पड़े। और देखिए, सारिका की सोच, उसकी मेहनत का परिणाम इस वक्त आप सामने ही बैठी हैं। सारिका जैसा चाहती थी, इस वक्त आप बिल्कुल वैसी ही उनकी ही परछाई बनकर उभरी हैं। तो वही आपके जन्म के बाद सुलोचना ने भी एक बेटे अंकुश को जन्म दिया था, जहाँ घर में 2-2 बच्चों की किलकारियाँ गूंजते ही पूरा माहौल खुशियों से भर चुका था। और ऐसे ही हमारे दिन बीतने लगे थे। लेकिन कुछ सालों के बाद ही जैसे हमारे घर और यहाँ की खुशियों को नज़र लग गई थी, और एक एक्सीडेंट में मैंने अपना सब कुछ खो दिया, अपनी बेटी को खो दिया था। इतना कहते हुए जगदीश माहेश्वरी की आंखें छलक आई थीं, लेकिन उन्होंने उसे तुरंत साफ भी कर लिया था, जिसे देख आयत भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही जगदीश माहेश्वरी ने अपनी बातों को जारी रखते हुए आगे कहा। उस वक्त जब मैंने तुम्हारे उस मासूम से चेहरे की तरफ देखा था, मैं काफ़ी बुरी तरह से टूट चुका था। लेकिन वो कहते हैं ना, जब भगवान एक हाथ से लेता है तो दूसरे हाथ से देता भी है। ठीक वैसा ही कुछ उस वक्त भी हुआ था। सारिका और दिलीप के जाने के बाद इस बात की खबर दिलीप के बड़े भाई राकेश तक पहुंच गई थी, जहां वह अपनी पत्नी अंजना और अपने दोनों बच्चों अमित और शिवा के साथ यहां आ पहुंचे थे, जिनके आते ही जैसे इस घर को एक सहारा सा मिल गया था। अंजना बहू ने पूरे घर को संभालने के साथ साथ तुम्हारी भी परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी थी, जिसे देख मैं भी चिंता मुक्त हो गया था और वक्त भी धीरे धीरे अपनी गति से गुजरने लगा था। लेकिन आज सारिका के इस वसीयतनामा ने एक बार फिर से मुझे चिंता में डाल दिया है। ऐसी शर्तें, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वसीयत बनाते वक्त उसने ऐसी शर्तें क्यों रखी थी। लेकिन एक भरोसा भी है कि इसमें ज़रूर तुम्हारे लिए कोई ना कोई अच्छाई छिपी है, जिसे इस वक्त भले ही मैं, तुम या बाकी के घर वाले समझ ना पा रहे हों, लेकिन मुझे अपनी बेटी पर इतना भरोसा तो ज़रूर है। तो क्या नानू, आप भी ये चाहते हैं कि मैं मम्मा की शर्तों को मानते हुए 1 महीने के भीतर शादी कर लूं? अब तक सिर्फ जगदीश माहेश्वरी की बातों को सुनने के बाद फाइनली अपना मुंह खोलते हुए आयत ने कहा था, जहां उसका चेहरा अभी भी काफ़ी सख्त नज़र आ रहा था। तो वही जगदीश माहेश्वरी जो उसके इस सवाल को सुन किसी सोच में नज़र आने लगे थे, लेकिन उन्हें ऐसे देख आयत की भौहें आपस में सिकुड़ चुकी थी। व्हाट हैपेंड नानू, किस सोच में पड़ गए हैं? कुछ नहीं बेटा जी, बस ये सोच रहा हूँ कि सालों पहले हुए उस वादे की अब कोई वैल्यू रह गई है या नहीं। जगदीश माहेश्वरी का इतना कहना था कि आयत भी थोड़ी कंफ्यूज नज़र आने लगी थी। मतलब, मैं कुछ समझी नहीं, आप किस वादे की बात कर रहे हैं? जगदीश माहेश्वरी की बातों को सुनते हुए आयत ने कहा, जिसकी बातों का जवाब देते हुए जगदीश माहेश्वरी ने कहा था, दरअसल बेटा जी, सारिका का रिश्ता जब अद्विक मलिक से नहीं हो पाया था, लेकिन उस वक्त सारिका और आदित्य मलिक की पत्नी कविता मलिक के बीच एक गहरी दोस्ती होने के नाते से सारिका ने उनसे यह वादा किया था कि वो भले ही मलिक के घर की बहू नहीं बन पाई थी, लेकिन तुम उस घर की ही बहू बनोगी। व्हाट? बट नानू, हाउ इज दिस पॉसिबल? आई हैव नेवर इवन मेट दोज पीपल, even don't know them well.
देन हाउ? मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ, आई एम सॉरी। अपनी बातों को कहते हुए इस वक्त आयत के चेहरे पर गुस्से की हल्की लकीरें तक उभर आई थी, जिसके साथ ही वह अपनी जगह से खड़े होते हुए गुस्से में ही वहाँ से आगे बढ़कर अपनी कार के अंदर बैठते हुए वहाँ से जा चुकी थी, जहाँ इस वक्त उसका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। वही जहन में बार बार थोड़ी देर पहले कही गई जगदीश माहेश्वरी की बातें किसी रिपीट टेलीकास्ट की तरह चलता जा रहा था, जो शायद उसके गुस्से को भी बढ़ाने का काम कर रहा था। वही उसकी दौड़ती हुई कार की स्पीड भी बिल्कुल उसके गुस्से की तरह ही बढ़ता ही जा रहा था, जो सीधा हॉस्पिटल के एंट्रेंस पे जाकर रुका। लेकिन आयत इस वक्त किसी सोच में डूबी हुई थी, जहाँ कुछ देर तक ऐसे ही शांत रहने के बाद वह थोड़ी झुंझला उठी थी। आखिर कुछ तो मिसिंग है। आज नानू ने जो भी कहा, जो भी बताया है, उसमें कुछ तो मिसिंग है। ऐसी कोई कड़ी जो शायद मुझसे छूट रही है, या शायद खुद नानू भी समझ न पाए हों। लेकिन क्या? जहाँ अभी आयत कुछ सोच पाती, उससे पहले किसी ने उसकी कार के शीशे को नॉक कर दिया था। नजरें घुमाकर देखा तो हॉस्पिटल के मेन गेट का वॉचमैन था, जो उसे कार को पार्किंग में खड़ा करने के लिए कह रहा था। उसे देख आयत भी अपनी सोच पर विराम लगाते हुए अपनी कार को आगे पार्किंग की तरफ बढ़ा दिया था। तो वही हॉस्पिटल के अंदर एक वार्ड के अंदर बेड के पास खड़ा एक नौजवान, जिसकी उम्र लगभग 27 वर्ष के आसपास होगी। गोरा रंग, मस्कुलर फिट बॉडी के साथ तीखे नैन नक्श, जैसे ऊपर वाले ने न सिर्फ लड़कियों को ही बल्कि लड़कों को भी कभी कभी फुर्सत में बनाने का काम करते हैं, जैसे इस वक्त उसने उस नौजवान को बनाने का काम किया था। लेकिन इस वक्त उसकी हरकतों से वहाँ मौजूद सभी काफ़ी परेशान नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि उसके सामने ही बैठी रूही भी काफ़ी हताश व परेशान नजर आ रही थी। तभी एक बार फिर से सामने खड़े एक डॉक्टर के कॉलर को पकड़ते हुए वह शख्स गुस्से में चीख उठा था, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा? मैं कौन हूँ? कहाँ से आया हूँ? मेरा घर कहाँ है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है डॉक्टर? कहीं तुमने कुछ... मिस्टर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हो सकता है आपके साथ हुए उस एक्सीडेंट में आपकी याददाश्त चली गई हो, लेकिन इसमें इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सामने बैठी वो लेडी कोई गैर नहीं बल्कि आपकी ही बहन है। इसलिए फ़िलहाल आप उनके साथ घर जाइए, धीरे धीरे आपको सब याद आने लगेगा। उस शख्स के सामने खड़े उस डॉक्टर ने थोड़ा घबराते हुए कहा था। तो वही उस डॉक्टर की बातों को सुन सामने बैठी रूही के चेहरे पर भी अब तक घबराहट साफ उभर आई थी, जैसे डॉक्टर के मुताबिक उस अनजान शख्स को घर लेकर जाने की बात से ही वह घबरा चुकी हो। लेकिन वह शख्स उस डॉक्टर की बातों को सुनते ही एक नज़र सामने बैठी रूही की तरफ देखा और अगले ही पल एक बार फिर से गुस्से में ही चीख उठा था, क्या मैं तुम्हें इतना बेवकूफ़ नज़र आता हूँ? और किस गधे ने कहा कि वह लड़की मेरी बहन है? हाँ, कभी हमारी शक्लें मिलाकर देखा है? कहाँ मैं इतना हैंडसम हंक और कहाँ ये सोसो टाइप गर्ल। यहाँ तक कि हमारा कलर कॉम्बिनेशन तक मैच नहीं कर रहा है और तुम मुझे... जस्ट स्टॉप इट। जहाँ उस शख्स के मुंह से खुद की बेइज्जती होते देख अब तक रूही गुस्से में ही अपनी जगह से खड़ी हो चुकी थी कि तभी अचानक से दरवाजे से आती दूसरी आवाज़ को सुन उसके चेहरे पर जैसे राहत की लकीरें उभर आई थी, क्योंकि इस वक्त उसके सामने आयत खड़ी थी, जो सामने खड़े उस शख्स को ही घूरती हुई नजर आ रही थी। तो वही वह शख्स भी आयत को एक नज़र ऊपर से नीचे की तरफ देखते हुए अचानक से मुस्कुरा दिया था। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। लेकिन अगर आपको आज का भाग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।